नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित आयुष विभाग के कुल 283 चिकित्सा अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया है। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। यह नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह ही अपने आप में शासन की मंशा को, शासन की द्वारा अपनाई गई शुचिता और पारदर्शिता का एक उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर दी। अगर ये 8.5 लाख नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शुचितापूर्ण तरीके से नहीं होती तो सभी मामले न्यायालय के अधीन गए होते और एक भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। आज यहां पर हम लोगों ने आयुर्वेद से, होम्योपैथ से जुड़े हुए और आयुष के अन्य विधाओं से जुड़े हुए नियुक्ति पत्र, जिसमें 163 आयुर्वेद के चिकित्साधिकारियों के, 3 इसमें एसोसिएट प्रोफेसर, 19 प्रोफेसर और होम्योपैथ के 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, इनको नियुक्ति पत्र एक और हम वितरित कर रहे हैं और 296 एफएसएल लैब के जो टेक्निकल स्टाफ है, इन सबको यह नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले इन सभी कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन सभी नियुक्ति की प्रक्रिया को ईमानदारी के साथ शासन की मंशा के अनुरूप संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। किसी भी युवा के लिए आज के दिन पर शासकीय नौकरी प्राप्त होना, उसकी मंशा के अनुरूप नौकरी प्राप्त होना या उसके सपने को एक नई उड़ान देना जैसा है। जो सपना उसने देखा था, उसके माता पिता ने देखा था, उसके अभिभावकों ने, मित्रों ने देखा था, वह सपना साकार हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन की आगे की यात्रा उतनी ही सुगमतापूर्वक आगे बढ़ने में यह मदद कर सकती है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले यही आयोग, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड रहा हो, इन सब की स्थिति क्या हुआ करती थी। इनकी कार्यपद्धति पर व्यापक प्रश्न खड़े हुए थे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन सभी में अनेक याचिकाएं लंबित पड़ी हुई थी और माननीय न्यायालय ने भी तत्कालीन सरकार और आयोगों की कार्यपद्धति पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 1,56,000 पुलिस कार्मिकों को पुलिस सेवा में लिया है और 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया भी संपन्न करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने की उनकी तैयारी हो रही है। यानी इतने बड़े पैमाने में केवल पुलिस में ही भर्ती हुई है और जितनी पुलिस में भर्ती हुई है उतने ही हम लोगों ने शिक्षक भी बनाए हैं प्रदेश के अंदर। इसी दौरान अन्य सभी विभागों में
नियुक्ति की प्रक्रिया को इसी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और आज उसी का परिणाम है कि जब अच्छे और प्रशिक्षित दक्ष कार्मिक किसी शासकीय सेवा का हिस्सा बनते हैं या किसी प्रतिष्ठान का हिस्सा बनते हैं, किसी भी सेवा का हिस्सा बनते हैं, उसकी कार्य पद्धति में उतनी ही तेजी देखने को भी मिलती है। यह वही प्रदेश था 8 वर्ष पहले जो बीमारू कहा जाता था, क्योंकि उस समय बीमारू राज्य नहीं था, बीमारू तत्कालीन व्यवस्था थी, तत्कालीन सरकारों की कार्य पद्धति बीमार थी और इसलिए वो अनिर्णय का शिकार थी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाती थी, समाज का हर तबका उससे तबाह रहता था। आज सरकार की कार्य पद्धति जिस तत्परता के साथ निर्णय लेने की है, जितनी शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण और ईमानदारी पूर्वक उसे लागू करने की है, उसके परिणाम भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और यही परिणाम आज नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है। इन नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो आज स्वयं बीमार नहीं है और देश के विकास में भी बैरियर नहीं बना है, बल्कि भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को एक ग्रोथ इंजन के रूप में सपोर्ट करने को अपने आप को तैयार कर रही है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश देश के विकास में एक सहायक के रूप में खड़ा हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने इन 8 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, उन अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति, जो कर्मचारी पहले, जो अधिकारी और कर्मचारी पहले से थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा करके, प्रोत्साहन दे करके आज जो परिणाम हमारे सामने है, आज हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता, जिस भी विभाग के कार्मिक वहां तैनात थे, जो भी आया देश और दुनिया से, सबने उसकी तारीफ की, सबने कहा कि बहुत अच्छा था। और केवल एक उसके लिए नहीं, स्वाभाविक रूप से पब्लिक का संवाद, आम जन जिन सेवाओं के साथ जुड़ा हुआ है उसकी तारीफ करेगा। लेकिन जिस क्षेत्र में जाते थे, जैसे ही वह कुंभ के क्षेत्र में पहुंचता था, सफाई उसको अच्छी दिखती थी, पुलिस का व्यवहार अच्छा दिखता था, पेंटोन ब्रिज उसको अच्छे लगते थे, चेकर्ड प्लेट की व्यवस्था उसको व्यवस्थित लगती थी, संगम में पर्याप्त जल की उपलब्धता उसको अच्छी लगती थी, कॉरिडोर का निर्माण उसे अच्छा लगता था, एक स्वतः स्फूर्त भाव के साथ अनुशासन उसे अच्छा लगता था। और ये विभाग तो अलग अलग थे, सभी विभाग अलग अलग कार्य कर रहे थे, लेकिन उस पूरे विभाग की मॉनिटरिंग एक जगह से होती थी। और यही टीम वर्क जब एक साथ कार्य करता है तो महाकुंभ जैसी सफलता को हमें प्रदान करता है। और यही प्रयागराज के अंदर हम सब ने देखा, यही हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी यही सब कुछ हमें देखने को मिलता है। कुंभ प्रयागराज में हो रहा था, लेकिन कुंभ में क्या गतिविधियां हो रही थी, कैसे कैसे वहां कार्य हो रहे हैं, उसकी निगरानी हम यहीं से बैठ करके भी कर रहे थे। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब हर एक गतिविधि को आप अवलोकन कर सकते हैं। और हम लोग एक एक गतिविधि को देखते थे, फिर यहां से बताते भी थे कि देखो यहां पे ये चीजें हैं, यहां पे ये चीजें हैं। हमें अपनी विभागीय कार्य पद्धति को भी आगे बढ़ाने में इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको एक सहायक के रूप में उपयोग कर सकते हैं और उसको और अच्छा बना सकते हैं। मैं आज आपसे केवल एक बात यही कहना चाहूंगा, जो ये आज नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हो रहा है आयुष विभाग से, आयुर्वेद, होम्योपैथ के साथ साथ एफएसएल लैब्स के, ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। आयुष
जिसमें आयुर्वेद है, योग है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, इन सभी को मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर उन्होंने एक नया मंत्रालय ही इसके लिए गठित किया। ट्रेडिशन मेडिसिन की उन्होंने एक नई पद्धति को ही आगे करके उसको प्रोत्साहित किया, उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए। आज उसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। याद करिए, पहले योग कोई व्यक्ति करता था तो लोग उससे घबराने लगते थे, लेकिन आज दुनिया के 193 देश विश्व योग दिवस के साथ भारत के साथ जुड़ते हैं। ये भारत की ट्रेडिशनल परंपरा के साथ दुनिया के मन में आई हुई श्रद्धा का एक नया भाव है। हम जब स्वयं अपने कार्यों के प्रति और अपनी उपलब्धियों और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं करते, जब हम स्वयं अपनी विरासत को कोसेंगे तो दुनिया हमारे पीछे क्यों जाएगी? दुनिया तो फिर ये चाहती ही है कि वो अभी हमें कोसे, और यही होता था। पहले भारत की विरासत को कोसना कुछ लोगों के लिए एक गौरव की बात हुआ करती थी, लेकिन आज भारत की विरासत को जैसे ही मान्यता प्राप्त हुई, जैसे ही मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, योग की विधा के साथ दुनिया जुड़ रही है और महाकुंभ के आयोजन के साथ दुनिया। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 साल पूरे होने के अवसर पर मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सभी का मैं अभिनंदन करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, अभिनंदन इस बात का कि आपका आशीर्वाद जब डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होता है और हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, तब सरकार अच्छी योजनाओं को लेकर के आपके पास आ पाती है और उसी में आज 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात भी मिर्जापुर जनपद को प्राप्त हो रही है। लेकिन मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए इसलिए भी आया हूं कि बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ के इस आयोजन के माध्यम से आतिथ्य सत्कार का जो उदाहरण हमारे मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र की जनता ने प्रस्तुत किया, वो अद्भुत था, अभिनंदनीय था, देश और दुनिया को अभिभूत करने वाला था। इसलिए महाकुंभ की सफलता में योगदान करने के लिए आप सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज यहां मां विंध्यवासिनी के धाम में आया हूं। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में चलने वाले महाकुंभ प्रयागराज ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत की सनातन परंपरा के प्रति पूरी दुनिया के आकर्षण को बढ़ते हुए आपने देखा होगा और लगातार 1.5 महीने तक मां विंध्यवासिनी धाम में भी भीड़ का यही जमावड़ा बना रहा। जनता जनार्दन सेवा कर रही थी। अलग विषय है कि कमाई पंडित रत्नाकर मिश्रा जी की भी हो रही थी। लेकिन वह भी भंडारा चला रहे थे, उन्होंने भी भंडारा चलाया था। और इसीलिए जब मैं आया, मैंने कहा पंडित जी इस बार अभी आप गुफा में नहीं गए? उन्होंने कहा जब कमाई का समय आ रहा तब आप गुफा में कैसे भेज देंगे मुझे भी?
ये तो जब ऑफ सीजन होगा तब गुफाओं में जाऊंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का ये कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां मिर्जापुर की धरती से जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया है, गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे पास जो संभावना होगी उसी संभावना को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, विकास और अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की उतनी अच्छी संभावना होगी। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। 8 वर्ष के इस जनपदीय महोत्सव के माध्यम से आप देख रहे होंगे, जो एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके माध्यम से झलक आप सबको देखने को मिल रही होगी। और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पे राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चला है। अब आपको भी जो नई पीढ़ी है, स्नातक कर रही है, प्रास्नातक की पढ़ाई कर रही है, उनके लिए जब डिग्री अवार्ड होगी तो बहनों और भाइयों, उसमें मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी साथ में होगा। देश और दुनिया में, जीवन में जब कभी भी आप आगे जाएंगे, आपके साथ मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद होगा। जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके साथ में होगा। आज आपने देखा होगा, विंध्यवासिनी धाम विकास के नित नए सोपान को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और अभी माननीय प्रिया जी जो बात कह रही थी, जो बात उन्होंने कही यहाँ पे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से यहां के फूलतल उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए जो जान आई है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हुर्रियत से जुड़े 2 और समूहों की तरफ से अलगाववाद को त्यागने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निर्मित नए भारत में विश्वास जताने के निर्णय का स्वागत किया है और मोदी सरकार के शासन में अलगाववाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और एकता की जीत पूरे कश्मीर में गूंज रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हुर्रियत से जुड़े 2 और समूह जम्मू कश्मीर और तहरीकी और इस्तिकलाल और जम्मू कश्मीर तहरीर अल इस्तकामत की तरफ से अलगाववाद को त्यागने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निर्मित नए भारत में विश्वास जताने के निर्णय का स्वागत किया। एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के शासन में अलगाववाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और एकता की जीत पूरे कश्मीर में गूंज रही है।
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबारी समझौते को लेकर नई दिल्ली में वार्ता शुरू हो गई है। वार्ता का ये दौर इस शुक्रवार से चलने वाला है और दोनों देशों के बीच कारोबारी समझौते की लेकर सहमति बन जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से ही भारत पर पारस्परिक टैक्स लगाने की धमकी दी है, तो दोनों देशों के बीच शुरू हुई वार्ता को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के साथ बीटीए पर काफी गहन विमर्श हो रहा है और अमेरिका के अलावा भारत, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त कारोबारी समझौता करने के लिए बात कर रहा है और तीनों समझौतों का काफी व्यापक आर्थिक असर होगा। तो वहीं आपको बताते चले कि गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में एवरेजन और विदेशी विधेयक 2025 का यहां पर शुरू किया है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि विदेशी विधेयक पर उन्होंने जवाब दिया है। देश की सुरक्षा, देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार, फिर से एक बार देश की शिक्षा प्रणाली को पूरी दुनिया में स्वीकृति देने के लिए हमारी यूनिवर्सिटियों को वैश्विक बनाने का रास्ता प्रशस्त करने के लिए, इस देश में R&D के लिए एक मजबूत नींव डालने के लिए और इस देश को दुनिया में 2047 में सर्वोच्च बनाने के लिए एक बहुत जरूरी बिल, और इस बिल को ठीक तरह से पढ़कर सबने अपनी अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार इस पर अपना मत व्यक्त किया है। मनीष जी से लेकर कुल 30 सदस्यों ने अपने विचार इसमें रखे हैं। मान्यवर, बिल लाने का मुख्य मुद्दा वो है कि इमिग्रेशन एक प्रकार से आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े। चलिए, बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, नागपुर में हिंसा की